कहानी शुरू होती है एक 20 साल के लड़के विल हंटिंग से। वह बहुत गरीब मोहल्ले में रहता है, लेकिन काम करता है दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। बस फर्क इतना है कि वो कोई प्रोफेसर या स्टूडेंट नहीं, बल्कि वहां का चपरासी है जो यूनिवर्सिटी के हॉल साफ करता है। एक दिन जब वो कॉरिडोर की सफाई कर रहा होता है, तभी उसकी नजर बोर्ड पर लिखे एक जटिल मैथ्स प्रॉब्लम पर पड़ती है। ये सवाल वहां के मशहूर प्रोफेसर जेराल्ड लैम्बो ने लिखा था। उसने ऐलान किया था कि जो भी ये थ्योरम सेमेस्टर खत्म होने से पहले सॉल्व करेगा, उसे यूनिवर्सिटी जर्नल में पब्लिकेशन मिलेगा और साथ ही प्रोफेसर का रिस्पेक्ट भी। प्रोफेसर कहता है, जो भी ये सवाल हल करेगा वो न सिर्फ मेरी नजर में खास होगा, बल्कि उसका नाम MIT टेक जर्नल में प्रिंट होगा और उसे शोहरत और दौलत भी मिलेगी। कोई भी स्टूडेंट बोर्ड पर आकर अपना सॉल्यूशन लिख सकता था। अब विल इस प्रॉब्लम से बेहद प्रभावित हो जाता है। पूरा दिन उसका दिमाग इसी सवाल में उलझा रहता है। उस शाम जब वो अपने दोस्तों के साथ बार में बैठा होता है, तो अचानक इस सवाल में इतना खो जाता है कि दोस्तों को छोड़कर भागता हुआ अपने छोटे से कमरे में पहुंच जाता है और पूरी रात इस थ्योरम को सॉल्व करने में लगा रहता है। घर पर उसके पास कोई बोर्ड नहीं था, इसीलिए वो बाथरूम के शीशे पर हल लिखता है ताकि गलती होने पर आसानी से मिटा सके। कुछ देर मेहनत करने के बाद आखिरकार वो थ्योरम सॉल्व कर लेता है। वीकेंड पर ड्यूटी के दौरान ही वो झाड़ू पोछा छोड़कर सही जवाब बोर्ड पर लिख देता है। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर को अचानक बोर्ड पर सॉल्यूशन नजर आता है। वो हैरान रह जाता है कि उसकी क्लास का कोई स्टूडेंट इतनी जल्दी इतना मुश्किल सवाल कैसे हल कर सकता है, और अब वो इस अनजान जीनियस को खोज निकालने के लिए बेचैन हो जाता है। उसी शाम विल अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, तभी उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जिनमें से एक लड़का एक लड़की का मजाक उड़ाता है। विल उसे पहचान लेता है। ये वही लड़का था जो बचपन में उसे तंग करता था। विल गाड़ी रुकवाता है और बिना सोचे समझे बाहर निकलकर उस पर घूंसा मार देता है। दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। तभी पुलिस आ जाती है। दोस्त उसे खींचकर हटाने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक देर हो चुकी थी। विल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अगली सुबह प्रोफेसर लैम्बो एक बड़े लेक्चर हॉल में क्लास ले रहा होता है। मुझे लगता है आप सब यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आए, बल्कि इस रहस्यमयी मैथ्स जादूगर की पहचान जानने आए हैं। सब लोग उत्सुक होते हैं कि वो जीनियस कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। प्रोफेसर फिर तय करता है कि अब वो और भी मुश्किल सवाल देगा, ऐसा सवाल जिसे उसने और उसके साथी प्रोफेसरों ने मिलकर 2 साल में हल किया था। बोर्ड पर जो सवाल है उसे हमें 2 साल से ज्यादा समय लगा हल करने में। उधर विल थाने से बाहर आता है और अपने दोस्त को बताता है कि उसका केस 1 हफ्ते बाद कोर्ट में है। उसी शाम वो अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है और देखता है कि बोर्ड पर फिर एक आसान सा सवाल लिखा हुआ है। वो जल्दी जल्दी उसे सॉल्व करने लगता है। तभी प्रोफेसर बाहर निकलता है। ये क्या कर रहे हो? सॉरी, ये लोगों का काम है। तुम यहाँ ग्राफिटी कर रहे हो, भागो मत। लैम्बो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन विल तुरंत वहां से गायब हो जाता है। जब प्रोफेसर दोबारा बोर्ड देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सही जवाब लिखा हुआ था। उसी शाम विल बार में अपने दोस्तों को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वो यूनिवर्सिटी जाकर सवाल नहीं सॉल्व कर सकता। क्यों निकाल दिया? अरे, मैनेजमेंट का रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा था। अगले दिन प्रोफेसर लैम्बो ये ठान लेता है कि अब इस रहस्यमयी जीनियस को हर हाल में ढूंढेगा। वो सीधा चपरासियों के ऑफिस पहुंचता है और वहां पूछता है, हाँ बताइए, मुझे यहाँ काम करने वाले एक स्टूडेंट का नाम चाहिए। स्टाफ को लगता है कि शायद प्रोफेसर सफाई को लेकर शिकायत करने आया है, इसलिए वो तुरंत विल का नाम नहीं बताते। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि विल यहाँ अपनी मर्जी से काम नहीं करता था, बल्कि कोर्ट द्वारा सजा के तौर पर उसे कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ रही थी। आज विल की कोर्ट में सुनवाई है। प्रोफेसर भी कोर्ट रूम में मौजूद है और देखता है कि विल खुद ही अपना केस लड़ रहा है। वो कानून और समाजशास्त्र की इतनी गहरी जानकारी दिखाता है कि सब हैरान रह जाते हैं। अमेरिका के संविधान के मुताबिक ये वही गारंटी है। अब आजादी का मतलब, अगर तुम भूल गए हो, तो ये है कि हर इंसान को सांस लेने का हक मिले। जज उसके सारे केस पढ़कर सुनाता है। विल पूरी कोशिश करता है खुद को बचाने की, लेकिन इतने सारे अपराधों की वजह से आखिरकार उसे जेल भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद प्रोफेसर लैम्बो उससे जेल में मिलने आता है। वो बताता है कि जज ने शर्तों पर उसे रिहा करने की इजाजत दे दी है। तुम्हें क्या चाहिए? मैं जेराल्ड लैम्बो हूँ। पहली शर्त, विल को हर हफ्ते प्रोफेसर से मिलना होगा और एडवांस्ड मैथ्स पढ़ना होगा। दूसरी शर्त, उसे हर हफ्ते एक थेरेपिस्ट से मिलना होगा ताकि उसके आपराधिक व्यवहार पर काबू पाया जा सके, और प्रोफेसर को इन मीटिंग्स की रिपोर्ट भी देनी होगी। विल को पूरा यकीन था कि उसे किसी थेरेपी की जरूरत नहीं है, लेकिन आजादी के लिए वो ये डील मान लेता है। उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है और वो प्रोफेसर के साथ सेशन अटेंड करने लगता है। मैथ्स के सवाल वो आसानी से हल कर लेता है और लैम्बो उसकी प्रतिभा से प्रभावित हो जाता है। लेकिन थेरेपी इतनी आसान नहीं थी।
प्रोफेसर अलग अलग स्पेशलिस्ट बुलाता है ताकि कोई तो विल के साथ काम कर पाए। पहला साइकोलॉजिस्ट डर ही जाता है जब विल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने उसकी लिखी किताब तो एक ही रात में पढ़ ली थी। देखो, अब मुझसे ये प्रो बोनो काम नहीं होगा, ये वक्त की बर्बादी है। दूसरा साइकोलॉजिस्ट हिप्नोसिस का सहारा लेता है और विल को सुलाने की कोशिश करता है। वो तुम्हें कहाँ छू रहा है? वो मुझे नीचे छू रहा है। लेकिन ये भी कामयाब नहीं होता। अब लैम्बो लगभग हार मानने ही वाला था कि अचानक उसे अपने हॉस्टल का पुराना साथी याद आता है, शॉन मैगवायर। मॉरेन, जरा अपना ध्यान इधर दो और हमारे साथ आओ। लैम्बो शॉन के ऑफिस में जाता है और उसे विल के केस के बारे में बताता है। फिर डिटेल में चर्चा करने के लिए उसे रेस्टोरेंट बुलाता है। नैन्सी की मौत से पहले, हाँ माफ करना, मैं पेरिस में था, वो कॉन्फ्रेंस थी, तुम्हारा कार्ड मिला था, अच्छा लगा। शुरू में शॉन केस लेने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है, लेकिन लैम्बो उसे मनाता है। वो कहता है कि विल कोई आम लड़का नहीं है बल्कि एक असाधारण केस है। वो उसकी तुलना भारत के उस महान गणितज्ञ से करता है जिसने 100 साल पहले बिना किसी औपचारिक शिक्षा के बड़े बड़े खोज किए थे। उस इंसान की प्रतिभा बेमिसाल थी। शॉन, ये लड़का बिल्कुल वैसा ही है। पहले सेशन में विल हमेशा की तरह व्यंग्य करता है और थेरेपिस्ट का मजाक उड़ाता है, यहाँ तक कि वो शॉन की बनाई पेंटिंग को भी घटिया कह देता है। लेकिन शॉन उसकी बातों में नहीं फंसता। लेकिन जैसे ही विल उसकी निजी जिंदगी और उसकी पत्नी का जिक्र छेड़ता है, शॉन का गुस्सा फट पड़ता है। अगर तूने मेरी पत्नी का नाम दोबारा लिया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। टाइम्स अप। सेशन के बाद लैम्बो देखता है कि शॉन परेशान है। वो कहता है कि अगर चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन शॉन जिद करता है कि वो अगले हफ्ते फिर से विल से मिलेगा। गुरुवार शाम 4 बजे बच्चे को लेकर आना। उस रात शॉन देर तक विल की बातों के बारे में सोचता रहता है। अपनी पत्नी की कमी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। उधर विल एक लड़की स्काइलर के साथ डेट पर जाता है। ये वही लड़की थी जिससे वो बार में मिला था। स्काइलर बताती है कि उसने अपने पिता से बहुत बड़ी दौलत विरासत में पाई है और अब वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाली है। और डिनर के दौरान वो दोनों किस भी करते हैं। फिर आता है दूसरा थेरेपी सेशन। इस बार शॉन दफ्तर में नहीं बल्कि पार्क की बेंच पर मीटिंग रखता है। विल फिर वही व्यंग्य वाली हरकतें शुरू करता है, लेकिन शॉन बीच में ही रोक देता है। वो कहता है कि वो पूरी हफ्ते विल की बातों पर सोच रहा था और अब उसके पास कहने को कुछ है। शॉन की नजर में विल अभी भी एक छोटा बच्चा है जिसे असल जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। वो चाहे दुनिया के हर आर्टिस्ट का नाम बता दे, लेकिन उसने कभी बोस्टन छोड़ा ही नहीं, कभी उनकी कला को असल में देखा नहीं। वो युद्ध पर लिखी किताबें कोट कर सकता है, लेकिन कभी असली जंग के मैदान में नहीं गया। विल मोहब्बत पर कविताएं सुना सकता है, लेकिन असल में उसने कभी किसी औरत से सच्चा प्यार नहीं किया और न ही उसके सामने खुद को कमजोर दिखाया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शॉन खुद कभी अनाथ बच्चे का दर्द नहीं समझ सकता जब तक विल उसके सामने खुलकर नहीं आएगा। पर्सनली मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मैं तुमसे कुछ सीख ही नहीं सकता। मैं कोई किताब पढ़कर ये सब समझ नहीं सकता। अगले सेशन में विल पूरे वक्त चुप बैठा रहता है। शॉन शांत रहता है। उसे यकीन है कि विल बस उसकी परीक्षा ले रहा है और वो सही भी साबित होता है। फिर अगले सेशन में विल आखिरकार चुप्पी तोड़ता है और शॉन को एक गंदा चुटकुला सुनाता है। इसके बाद दोनों रिलेशनशिप्स पर बात करने लगते हैं। विल बताता है कि वो हाल ही में एक डेट पर गया था। शॉन पूछता है कि क्या वो स्काइलर से दोबारा मिलेगा, तो विल एक अनपेक्षित कबूलनामा करता है। ये लड़की अभी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, मैं उस इमेज को बिगाड़ना नहीं चाहता। शॉन कहता है कि असल में विल को डर है कि कहीं उसकी अपनी बनाई परफेक्ट इमेज टूट न जाए, लेकिन यही तो असली रिश्तों का मतलब है। शॉन फिर अपनी पत्नी की पर्सनल कहानी शेयर करता है, जो हाल ही में कैंसर की वजह से चल बसी थी। वो बताता है कि उसकी छोटी छोटी आदतें ही वो चीजें थीं जिनकी उसे सबसे ज्यादा कमी खलती है। असली अपनापन तभी आता है जब हम एक दूसरे की कमियों को भी स्वीकार करते हैं, और सही रिश्ते का पता तभी चलता है जब हम बेहद करीबी बन जाते हैं। पहली बार विल ध्यान से सुनता है। इसके बाद वो स्काइलर से डॉर्म में मिलने जाता है। स्काइलर हैरान होती है क्योंकि विल ने काफी समय से कॉल नहीं किया था, लेकिन वो बाहर जाने के लिए मान जाती है। दोनों डॉग रेस पर जाते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। स्काइलर पूछती है कि विल कहाँ बड़ा हुआ और उसका बचपन कैसा था। विल बताता है कि वो बोस्टन का है, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में झूठ बोल देता है। वो कहता है कि उसके 12 बड़े भाई हैं। कितने? मेरे 12 भाई हैं। ये झूठ है, कसम से सच। किस्मत वाला हूँ मैं, तेरा माँ खुद हूँ। और भी बुरा ये कि अब उसे स्काइलर से वादा करना पड़ता है कि वो उसे जल्द ही अपने परिवार से मिलवाएगा। अगले दिन फिर उनकी मुलाकात होती है। स्काइलर पूछती है कि शॉन ने कैसे जाना कि उसकी पत्नी ही उसकी सच्ची हमसफर है। शॉन बताता है कि उसे पहली नजर में ही एहसास हो गया था। वो किस्सा सुनाता है कि कैसे उसके पास एक बेहद दुर्लभ बेसबॉल गेम का टिकट था, लेकिन वो गेम देखने नहीं गया क्योंकि उसी दिन बार में उसे एक खूबसूरत लड़की मिली थी। मुझे जरा भी अफसोस नहीं है कि मैंने वो गेम मिस कर दिया। उधर
स्काइलर बार बार कहती है कि विल उसे अपनी असली फैमिली से मिलवाए, लेकिन विल अब भी सच बताने से इनकार कर देता है। अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है, उनमें से चक भी होता है। हैरानी की बात यह है कि स्काइलर उसके ग्रुप में बिल्कुल फिट हो जाती है, सबके साथ हंसती है। लेकिन शाम के अंत में चक ऐसी बात बोल देता है जिससे विल का मूड खराब हो जाता है। उसे पता है कि जब भी तेरा ये झूठ खुल जाएगा तो तू ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा जैसे कोई बुरी आदत छोड़ता है। बाद में प्रोफेसर लैम्बो शॉन से डिनर पर मिलता है और विल की थेरेपी की प्रगति के बारे में पूछता है। लैम्बो को असल में विल के अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो ये जानना चाहता है कि अब जब विल उसका मेंटी है तो उसका भविष्य क्या होगा। शॉन कहता है कि वो विल को मजबूर नहीं करेगा, उसे खुद तय करना होगा कि वो जिंदगी से क्या चाहता है। लैम्बो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसने पहले ही विल को सही लोगों से मिलवाया है। आओ लड़के के बारे में बात करें, क्यों ना उसे थोड़ा वक्त दिया जाए कि वो खुद जाने कि वो क्या चाहता है। लेकिन लैम्बो को पता नहीं होता कि असल में चक ही उन लोगों से मिलने गया था। वहाँ उसने पेमेंट मांगी और अपनी गंदी हरकतों से पूरा सौदा बिगाड़ दिया। आप मेरे वकील से बात कर सकते हैं। गुड डे जेंटलमैन, और जब तक वो दिन नहीं आता तब तक मेहनत जारी रखो। उधर विल स्काइलर के साथ नाइट आउट एंजॉय कर रहा होता है। फिर जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो स्काइलर अचानक उसे कहती है कि वो उसके साथ कैलिफोर्निया चले, जहां वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जा रही है। विल तुरंत मना कर देता है और बहाने बनाने लगता है, लेकिन स्काइलर जिद पर अड़ी रहती है। अब विल भड़क उठता है। उसे लगता है कि स्काइलर बस उसके साथ खेल रही है और अमीर होने की वजह से उसे कभी भी छोड़ देगी। तुम ये क्यों कह रही हो? तुम्हारा पैसों को लेकर इतना जुनून क्यों है? स्काइलर कहती है कि अगर उसके पास ये चुनाव होता कि उसके पिता जिंदा हों या फिर उसकी विरासत, तो वो हमेशा पिता को ही चुनती। वो भी डरी हुई है, लेकिन वो विल के सामने ईमानदार है, जबकि विल उससे सच्चाई छुपा रहा है। विल विरोध करता है, लेकिन तभी स्काइलर को उसके उन नकली भाइयों की बात याद आ जाती है। अब विल पूरी तरह आपा खो देता है। वो चिल्लाने लगता है कि स्काइलर असलियत कभी जानना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि वो एक अनाथ है और बचपन में लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। स्काइलर रोते हुए उसे समझाती है कि वो सब कुछ जानना चाहती है, यहाँ तक कि उसके सबसे दर्दनाक सच भी, और फिर वो कबूल करती है कि वो विल से प्यार करती है। बाद में विल प्रोफेसर लैम्बो से मिलता है। प्रोफेसर बिजनेस पार्टनर्स वाली मीटिंग बिगाड़ने पर गुस्से में है और विल को डांटता है। विल फट पड़ता है। वो कहता है कि उसे अब यकीन भी नहीं है कि वो ये एकेडमिक करियर चाहता भी है या नहीं। प्रोफेसर से बात करना उसके लिए सजा जैसा लगता है, क्योंकि उसका दिमाग लैम्बो से कहीं ज्यादा तेज है। लैम्बो कहता है कि उसे विल से कम थोड़ा आभार तो चाहिए था। दोनों की बहस हो जाती है और विल वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद उसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहां उसे सुनहरे करियर का वादा किया जाता है, लेकिन विल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे आम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ किसी की पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के लिए। हाँ, और यही तो तुम लोग करते हो। तुम CIA से 7 गुना बड़े हो। कुछ देर बाद वो फिर शॉन से मिलता है। शॉन पूछता है कि उसने NSA की नौकरी क्यों ठुकराई। तो मैंने क्या सोचा, मैं किसी बेहतर चीज का इंतजार कर रहा हूँ। थेरेपिस्ट पूछता है कि क्या विल के पास कोई दोस्त है जिससे वो मन की बातें कर सके, या क्या वो कभी अकेला महसूस करता है। विल जवाब में कांत और नीत्शे जैसे फलसफियों के नाम गिनाने लगता है। शॉन उसे याद दिलाता है कि असली रिश्ते तो जीते जागते लोगों से ही बनाए जाते हैं। शॉन पूछता है कि जब वो सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में काम कर रहा था तब बोर्ड पर लिखते हुए वो छुप क्यों रहा था। जब विल से पूछा जाता है कि वो असल में जिंदगी से चाहता क्या है, तो वो बकवास जवाब देने लगता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो जिंदगी भर ईंटें लगाता रहे या चरवाहा बन जाए। शॉन समझ जाता है कि विल बस मजाक कर रहा है और खुद से ईमानदारी नहीं रखना चाहता। गुस्से में वो उसे अपने दफ्तर से निकाल देता है। मैंने तुमसे एक आसान सवाल पूछा और तुम सीधा जवाब भी नहीं दे पाए। विल हैरान रह जाता है कि उसे बाहर क्यों निकाला जा रहा है। शॉन कहता है कि विल ईमानदार नहीं है और उसे चरवाहा कहकर ताना मारता है। तुम्हारा सोलमेट कहाँ है? सोलमेट की बात करनी है तो बताओ, तुम्हारी कहाँ है? मर गई। कुछ समय बीतता है। विल स्काइलर को फोन करता है, लेकिन अब स्काइलर थक चुकी थी। उसने इंतजार छोड़ दिया था। आई लव यू, ख्याल रखना। इस बातचीत के बाद स्काइलर आखिरकार कैलिफोर्निया चली जाती है। उधर विल बोस्टन में ही चक के साथ कंस्ट्रक्शन वर्क करने लगता है। इसी बीच प्रोफेसर लैम्बो फोन पर कहता है कि विल अब अपना वादा नहीं निभा रहा, और अगर उसने रिपोर्ट में लिख दिया कि विल हाजिर नहीं हुआ तो जज उसे दोबारा जेल भेज देगा। ब्रेक के दौरान चक विल से पूछता है कि उसका आगे क्या प्लान है। विल कहता है कि उसका इरादा जिंदगी भर बेकार इक्वेशंस हल करने और लैब राइट बने रहने का नहीं है। हाँ, शायद उससे पैसे अच्छे मिल जाएंगे। वो कहता है कि वो बोस्टन में ही रहना चाहता है और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पूरी जिंदगी पार्टी करना चाहता है।
लेकिन चक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो खुलकर कहता है कि विल अपनी काबिलियत बर्बाद कर रहा है। चक मानता है कि उसका सबसे बड़ा सपना यही है कि किसी दिन सुबह काम पर जाने से पहले जब वो विल के घर पहुंचे तो देखे कि उसका दोस्त उस गंदे मोहल्ले से हमेशा के लिए निकल चुका है। इस बीच लैम्बो को पता चलता है कि विल ने शॉन के साथ थेरेपी सेशन पर जाना बंद कर दिया है। प्रोफेसर धमकी देता है कि वो जज को बता देगा और शॉन पर आरोप लगाता है कि उसने विल को फिर से अपराधी जिंदगी की ओर धकेल दिया है। मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तुम मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन मेरे काम को बर्बाद करने की हिम्मत मत करना। शॉन जवाब देता है कि प्रोफेसर को विल की भावनाओं से कोई मतलब ही नहीं है और वो अपनी पूरी जिंदगी अकेला ही रहा है, कभी किसी का प्यार स्वीकार करना नहीं सीखा। लेकिन लैम्बो नहीं मानता। अब वो पागलपन की हद तक सोचने लगता है कि शॉन बस उससे बदला ले रहा है, उसकी कामयाबी से जलकर। थेरेपिस्ट हैरान रह जाता है कि ये आदमी कितना घमंडी है। तुम सोचते हो मैं नाकाम हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ और मुझे अपने काम पर गर्व है। शॉन कहता है कि उसे सिर्फ विल की जिंदगी और उसकी असली इच्छाओं की फिक्र है, जिन्हें लैम्बो आसानी से कुचल सकता है और विल को नाकामयाब महसूस करवा सकता है। लैम्बो चुपचाप चला जाता है और विल अकेला रह जाता है थेरेपिस्ट के साथ। शॉन विल को समझाता है कि उसका और लैम्बो का झगड़ा पर्सनल नहीं है, बल्कि उनकी पुरानी हिस्ट्री है। विषय बदलते हुए शॉन बताता है कि उसने जज के लिए विल पर एक रिपोर्ट तैयार की है। विल पूछता है कि क्या उसके जैसे और भी लोग शॉन की प्रैक्टिस में आए थे। तभी उसे पता चलता है कि शॉन का अतीत भी उसी की तरह था। उसका बाप शराबी था और उसे मारता पीटता था। शॉन बार बार विल से कहता है कि जो उसके साथ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। शुरुआत में विल इसे हल्के में लेता है और मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर वो टूट जाता है और अपनी सारी भावनाएं बाहर निकाल देता है। ओ माय गॉड, अब सब कुछ अपनी जगह पर बैठने लगता है। जल्द ही विल शॉन के साथ अपने आखिरी सेशन में आता है। वो बताता है कि उसने प्रोफेसर द्वारा सुझाई गई कंपनियों में से एक जॉब लेने का फैसला किया है और वो अपने चुनाव से खुश है। शॉन जवाब देता है कि उसने भी थोड़ा ट्रैवल करने का सोचा है और अपना नंबर विल को दे देता है। शाम को विल अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है अपना बर्थडे मनाने। दोस्त उसे एक कार गिफ्ट करते हैं जो उन्होंने पुराने पार्ट्स से बनाई होती है। जाने से पहले प्रोफेसर लैम्बो शॉन से मिलता है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। उधर चक हमेशा की तरह विल के घर के बाहर गाड़ी रोकता है, लेकिन पाता है कि उसका दोस्त जा चुका है। ये देखकर चक खुश हो जाता है। विल ने शॉन के लिए एक नोट छोड़ रखा था। शॉन उसे पढ़ता है और पता चलता है कि विल ने जॉब छोड़ दी है और कैलिफोर्निया चला गया है, स्काइलर के पास। उस नोट में विल वही लाइन लिखता है जो कभी शॉन ने अपने दोस्तों से कही थी जब उसने बेसबॉल मैच छोड़कर अपनी होने वाली पत्नी से मिलने का फैसला किया था। और इसी खूबसूरत अंदाज में यह कहानी खत्म होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली जीत डिग्री या नौकरी से नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और अपने असली मकसद को पहचानने से मिलती है।